माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आरके साहब। कल हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जो था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 और इसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे। पहला था उसका प्रीलिमिनरी पार्ट और दूसरा था द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आज हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स हैं उनके कुछ जनरल ड्यूटीज होती हैं जब वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं या एक दूसरे के साथ जब पार्टनरशिप के वो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। वो जनरल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? पहली ड्यूटी उनकी ये होती है कि वो इस तरीके से बिजनेस चलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टनर्स हैं उन सबको फ़ायदा हो। सेकेंडली, जस्ट और फेथफुल होने चाहिए सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए। थर्ड, कोई भी अकाउंट अगर मांगा जाता है तो वो अकाउंट जो है वो देना जरूरी होता है। फोर्थ, अगर कोई इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है किसी पार्टनर द्वारा तो जो दूसरा पार्टनर है, जिस पार्टनर से मतलब वो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, वो पार्टनर बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सेक्शन 10 ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अब इसमें क्या है कि अगर एक पार्टनर है, उसने कुछ फ्रॉड किया है और उसके फ्रॉड से पूरे का पूरा फर्म को कुछ नुकसान हुआ है, तो जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है वो बाउंड है कि वो फर्म को इंडेमनिफाई करे उस लॉस के लिए। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज बाय पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। अब जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की वो कैसे डिटर्मिन हो सकती है? वो हो सकती है जब पार्टीज जो है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उनकी जो टर्म्स है उसको भी वो वेरी किया जा सकता है। अब वेरी अगेन कैसे हो सकता है? या तो एक्सप्रेसली हो सकता है बाय वर्ड्स या बाय इम्प्लीकेशन हो सकता है। एग्रीमेंट्स एंड स्टेट ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिख सकते हैं, जो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये टर्म मेंशन की जा सकती है कि कोई भी जो पार्टनर है वो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं चलाएगा जो कि जिस फर्म का वो पार्टनर है उस फर्म के जो राइट्स या इंटरेस्ट वगैरह हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करें। सेक्शन 12 द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जिससे कि जो बिजनेस है वो कंडक्ट किया जा सकता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? पहली, हर एक पार्टनर का राइट है कि जो बिजनेस कंडक्ट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करे। सेकेंडली, हर एक पार्टनर बाउंड है कि वो जो भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं उसको वो डिलीजेंटली अटेंड करे। थर्ड, अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होता है किसी मैटर के ऊपर तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? उसमें क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है उस पर वो फिर एग्री कर सकते हैं और जिस पॉइंट पे वो एग्री करेंगे वो फिर डिसीजन जो होगा वो फाइनल माना जाएगा। बट कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज जो पार्टनर्स हैं वो इस तरीके से एग्री नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन दिया है जिससे कि जो फर्म का नेचर है वो ही टोटली चेंज हो गया है। ऐसा डिसीजन पार्टनर्स जो है वो नहीं दे सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है? हर एक पार्टनर का राइट है कि वो उसको कि जो भी बुक्स ऑफ फॉर्म्स होती हैं वो उसके लिए एक्सेसिबल हो, उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी वो कॉपी करवा के अपने पास रख सकता है अपने रिकॉर्ड के लिए। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको उसके सब्जेक्ट पे ध्यान रखते हुए अब कुछ कंडीशंस होती है। कौन कौन सी? कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। पहली, अगर कोई पार्टनर बिजनेस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। सेकेंडली, जो पार्टनर्स हैं वो एंटाइटल्ड है कि अगर जो फर्म है उसको अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो सारे पार्टनर्स इक्वली जो ये प्रॉफिट है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। बट अगर लॉस हुआ है तो सारे पार्टनर्स की ये ड्यूटी है कि
इक्वली वो कंट्रीब्यूट करे उस लॉस की भरपाई करने के लिए। थर्ड, जहाँ पे कि अब एक पार्टनर है, वो एंटाइटल्ड है कि जो कैपिटल है फर्म की उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलना है। तो वो इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? जब जो पूरा फर्म है उसको अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट से उसको उसके हिस्से का इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक पार्टनर है, उसने कहा था कि मैं सपोज 1 करोड़ रुपए में लगाऊंगा, बट 1 करोड़ से ज़्यादा उसने सपोज 2 करोड़ रुपए लगा दिए है एक फर्म अपने फर्म के लिए। तो अब क्या होगा? उसको अब वो कह सकता है कि मैंने जितना मैंने कहा था, दैट इज मैंने कहा था कि मैं 1 करोड़ लगाऊंगा, बट मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो उस सिचुएशन में जिस पार्टनर ने वो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट लगाया है, वो एंटाइटल्ड है कि उसको 60% इंटरेस्ट दिया जाए। नेक्स्ट, जो फर्म है वो इंडेमनीफाई करेगा किसको? पार्टनर को। कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स, दैट इज अगर उसने कोई पेमेंट की है या कोई लाइबिलिटी इंकर की है, तो जो फर्म है वो जो पार्टनर है उसको वो इंडेमनीफाई करेगा। कब? इन दो सिचुएशंस में। अगर जो पार्टनर है उसने किसी ऑर्डिनरी बिजनेस में कुछ ऐसा काम कर दिया है, या ऐसा काम करते हुए उसने क्या किया कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और पार्टनर को लगा कि अगर मैं कुछ प्रॉपर और रीजनेबल स्टेप्स नहीं लूंगा तो जो मेरी फर्म है वो नुकसान में चली जाएगी। तो उसने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि जो उस पार्टनर की फर्म है उसको कोई नुकसान ना हो। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो फर्म है वो बाउंड है कि वो इंडेमनीफाई करे किसको? पार्टनर को, जिसने कि ऐसे दो स्टेप्स उठाए थे। अब पार्टनर कब इंडेमनीफाई करेगा फर्म को? जब पार्टनर के किसी विलफुल निग्लेक्ट की वजह से जो फर्म है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जितना नुकसान हुआ है वो उस पार्टनर से जिसने कि ऐसा विलफुल निग्लेक्ट किया है, उससे कहा जा सकता है कि आप इंडेमनीफाई करो पूरे के पूरे फर्म को। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी होती है फर्म की उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्म की कोई प्रॉपर्टी है वो, प्लस उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई राइट्स हैं वो, प्लस उस पर कोई इंटरेस्ट है अगर वो, इंटरेस्ट इन द सेंस कि कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में, या पार्टनर तो नहीं हम कह सकते, कोई जो फर्म है उसका वो इंटरेस्टेड है उस प्रॉपर्टी में और उसको अब स्टॉक पे लाया गया है। कैसे? या तो उसको एक्वायर किया गया है, या उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, या कुछ और वे से वो फर्म के स्टॉक पे उसको लाया गया है। और उसको क्यों लाया गया है? बिजनेस पर्पसेस के लिए। तो जो वो प्रॉपर्टी होगी वो कहा जाएगा कि वो फर्म की प्रॉपर्टी है, और जो बिजनेस का गुडविल होता है वो भी जो फर्म है वो उसकी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर नहीं होती है पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट से, तो सिचुएशन में क्या होगा? जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो कि एक्वायर की गई है किसी पैसे से, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट और राइट्स हैं वो ये मान के चले जाएंगे कि वो प्रॉपर्टी और उसके ऊपर जो भी राइट्स इंटरेस्ट वगैरह जो हैं वो एक्वायर की गई है फर्म के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है फर्म की, वो होल्ड करके रखी जाएगी फर्म द्वारा, किसके लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पसेस। सेक्शन 16, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर्स। अब इसमें क्या है कि अगर पार्टनर ने कोई भी प्रॉफिट डिराइव किया है, किसके लिए? अपने लिए। कैसे? या तो वो क्या कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसको वो यूज कर रहा है, या जो फर्म नेम है, दैट इज जिस फर्म का वो पार्टनर है उस फर्म नेम का वो इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा करके उसको कुछ अगर बिजनेस हुआ, उसने कुछ बिजनेस किया है और उस बिजनेस में अगर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो पार्टनर बाउंड है कि जितना भी उसको वो प्रॉफिट हुआ है वो फर्म को वो सारा प्रॉफिट दे। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर पार्टनर है वो पार्टनर जो है वो एक फर्म का पार्टनर है। अब जिस फर्म का वो पार्टनर है, जो बिजनेस वो फर्म चला रही है, वो अब कोई और फर्म भी सिमिलर बिजनेस चला रही है, और जो पार्टनर है वो उसका भी हिस्सा बन जाता है जाके। और इससे क्या है कि अब
दोनों जो है, जो सेकंड मतलब जो फर्म है वो पहली जो फर्म है जिसका कि पार्टनर एक्चुअल में हिस्सेदार है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी सेकंड बिजनेस है उसको जितना फायदा होगा वो बाउट है कि वो अपना जो ओरिजिनल बिजनेस है, दैट इज ओरिजिनल जो फर्म है उसको वो कंपनसेट करे, दैट इज वो जितना उसको प्रॉफिट हुआ है वो जो उसकी ओरिजिनल फर्म है वो सारा प्रॉफिट जो है वो उसको हैंड ओवर कर दे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या है, इसका क्लॉज ए क्या कहता है, आफ्टर द चेंज इन द फर्म। अब इसमें क्या है कि जहाँ पे जो ओरिजिनल फर्म है वो अब चेंज हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो अब राइट्स और जो भी ड्यूटीज होंगे पार्टनर्स की नए फर्म में वो सेम होंगी, कैसे, जो कि चेंज होने से पहले थी। कि क्या चेंज होने से पहले, जो फर्म जब चेंज होने से पहले उनके जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज थी वही सेम राइट्स और लाइबिलिटीज जो होंगे वो उनकी न्यू फर्म में भी एग्जिस्ट करेंगी। क्लॉज बी क्या कहता है इसका, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द फर्म। अब इसमें क्या है, सपोज एक फर्म, पार्टनर्स ने कहा था कि हम एक फर्म जो है वो सपोज 12 ईयर्स के लिए हम बनाएंगे। अब जो 12 साल का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है और उनका बिजनेस जो है वो अपना फर्म जो है वो चला रहे हैं, दैट इज 13th ईयर में भी वो अपना जो ये फर्म है उसको वो कंटिन्यू रख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ये पार्टनर्स हैं उनकी जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज हैं वो सेम रहेंगी। कब, जब पीरियड एक्सपायर हुआ था उस टाइम पे जो उनके राइट्स और लाइबिलिटीज थे। क्लॉज सी क्या कहता है इसका, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। अब इसमें क्या है कि सपोज एक फर्म है, उसके वो सिर्फ एक ही अंडरटेकिंग चलाती थी। अब वो फर्म जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसने अब क्या किया कि 2 3 4 एंड सो ऑन न्यू अंडरटेकिंग्स उसने ले ली हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पार्टनर्स के राइट्स और लाइबिलिटीज हैं वो सेम रहेंगी, कैसे, जो कि उनके ओरिजिनल अंडरटेकिंग्स में थी, दैट इज जो नई अंडरटेकिंग्स होंगी उसमें भी उनके सेम राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।